नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं सीआरपीसी के 93 से लेकर 98 जो कि बात करता है सर्च वारंट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में 91, 92 चर्चा कर ली है। अब हमें चर्चा करनी है कि सर्च वारंट क्या होता है, सर्च वारंट क्यों जारी किया जाता है। क्योंकि हमने जो सेक्शन जो सीआरपीसी में पहले जैसे 47 पढ़ के आए कि एनी प्लेस पे यदि कोई व्यक्ति घुस जाता है उसके बारे में सर्च का प्रोविज़न हमने पढ़ा है कि अगर कहीं प्रवेश करना है किसी प्लेस को सर्च करने के लिए जहां व्यक्ति प्रविष्ट हो जाता है उसके बारे में 47 बात करता है। सेम इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की तलाशी लेनी है तो उसके लिए 51 सेक्शन भी हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट या थिंग्स को प्रोड्यूस करवाना है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है, यदि आपको संभावना है कि वो वहाँ पाया जा सकता है, तब कोर्ट से आपको क्या जारी करवाना पड़ेगा, तलाशी वारंट आपको क्या कराना पड़ेगा, जारी कराना पड़ेगा। आइए तो हम इसी पे चर्चा करने के लिए हमें 93 से लेकर 98 तक की प्रोसीडिंग समझनी पड़ेगी क्योंकि सर्च वारंट वहाँ से वहाँ पर दिया है। चलिए बात करते हैं कि सर्च वारंट कौन जारी करता है। तो वो साफ और सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोई भी जारी करता है। सर्च वारंट का फॉर्म कैसा होता है, वो इन राइटिंग होता है। इन राइटिंग में क्या किया जाता है, जारी किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो कॉम्पिटेंट बाय कोर्ट अथॉरिटी देता है, उस कॉम्पिटेंट कोर्ट अथॉरिटी देता है कि आपको क्या है, सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन में हेल्प करनी है या वो एग्जीक्यूट कराना है, तब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब अथॉरिटी किनको होती है, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन को भी हो सकती है। वो क्या करते हैं, वो सर्च एनी प्लेस, किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। एक तो थ्री टाइप से हो सकती है। एक तो जनरली किसी भी प्लेस में घुस गए, सर्च करने के लिए संभावित रीज़न टू बिलीव, मतलब उनके लिए रीज़न विश्वास करने का कारण है, उसमें वो घुस जाते हैं। दूसरी जो बात होती है वो होती है स्पेशल डॉक्यूमेंट्स और थिंग के बारे में होती है कि कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स है उसके बारे में सर्च करना है। तीसरी जो बात होती है रॉन्गफुल डिटेन पर्सन, किसी व्यक्ति को क्या किया गया है, कब्जे में लिया गया है, उसकी अगर सर्च करनी है इसके बारे में बात होती है, तो ये सर्च वारंट जारी किया जाता है। अब इसी पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट भी जारी होती है। अगर किसी पर्सन को डिटेन कर लिया गया है, जैसे कि एक केस हुआ था उसमें उज्जैन में किसी पर्सन को क्या कर दिया, डिटेन कर लिया था। लगभग 6 घंटे उसको कहाँ रखा गया था, जेल में रखा गया था। तब यूज़ हुआ था किसका, सर्च वारंट का यूज़ हुआ था। देखिए क्या होता है, चैप्टर 7 में अगर बात करें कि 6 सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हमें क्या पढ़ना है, सर्च वारंट पढ़ना है। 6 सर्कमस्टांसेस में हमें पढ़ना है सर्च वारंट। अब सर्च वारंट की बात करें कि 93 में हमें कैसे पढ़ना है, तो 93 में 3 टाइप्स, मतलब 3 तरीके की बताई गई हैं, और 94 में एक तरीके है ना, और 97 में मिनी रेट है। 97 मिनी रेट मतलब जो पर्सन को कर देता है, ये वाली डिटेन कर लेते हैं, पर्सन को मिल नहीं रहा, तब उसको छुड़वाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की मिनी रेट के नाम से जाने जाने वाला सेक्शन 97 है। 98 बात करता है अबडक्टिंग फीमेल के बाद स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं, तब उनकी तलाशी के लिए बात होती है 98 में। मतलब 6 तरीके की सर्च हमें चैप्टर 7 में अगर देखी जाए पर्टिकुलर पढ़ने के लिए तो वो ये है, 6 सर्कमस्टेंसेस हैं। चलिए बात कर लेते हैं 93 बोलता है कि कोर्ट क्या है, कोर्ट इशू करता है सर्च वारंट। अब इशू करता है सर्च वारंट और एम्पावर किसको करता है, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब फॉलोइंग थ्री केस, ये लोग क्या करेंगे, 3 केस को फॉलो करेंगे। कौन कौन से केस है वो, एक तो केस है पर्सन क्या है, नॉन है, और थिंग्स भी क्या है, नॉन है। मतलब आपको पता है कि मैं हूं और आपको पता है कि ये डस्टर वो थिंग्स है जो हमें कोर्ट में क्या करानी है, प्रोड्यूस करानी है। तो यदि आपको पता मैं हूं, अगर आपको प्रोड्यूस करानी है तो आप मुझसे क्या करोगे, समन जारी करोगे। समन जारी करोगे ना, या तो आप ऑर्डर जारी करोगे। तो यही बोला 91 और 92 का क्या किया, समन जारी किया, ऑर्डर जारी किया, बट ही विल नॉट प्रोड्यूस। अगर मुझे देना नहीं है तब क्या होगा, तब भैया सर्च वारंट जारी किया जाएगा, मेरे घर में घुस के उस चीज को क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। ये वाली बात है। अब दूसरे पॉइंट में बोलता है कि अननोन पर्सन है और नॉन थे, मतलब व्यक्ति का पता नहीं है लेकिन वस्तु का पता है। जैसे फॉर एग्जांपल साहू मूवी अगर आपने देखी है, बाहुबली के हीरो की, तो उसमें क्या होता है, ब्लैक बॉक्स रहता है। एक ब्लैक बॉक्स के पीछे पूरी मूवी चलती है, उस ब्लैक बॉक्स करते रहते हैं, लेकिन वो पता नहीं रहता कि वो किस पर्सन के पास है। स्टार्टिंग में एक पर्सन के पास रहता है, लेकिन जब वो उठा के ले जाता है तो वो जो पुलिस ऑफिसर रहता है वही चोर बन जाता है ना। तो ब्लैक बॉक्स किसके पास है, कौन है, कहाँ गया है, अगर इसके बारे में बात हो जाए तो सर्च वारंट क्या हो जाता है, कोर्ट जारी किया जाता है। ये एक एग्जांपल दिया, हो सकता है आपको ये वाली कंडीशन याद रहे कि पर्सन
अननोन है, लेकिन थिंग्स क्या है, नोन है। अब तीसरा है कि अननोन पर्सन है और अननोन थिंग। आप जानते नहीं हो किस चीज को सर्च करना है, आपको पता ही नहीं है कौन सा पर्सन है, तब आप क्या करोगे, तब एक कंडीशन ये निकलेगी, तो आप करोगे ब्लाइंड सर्च, आंखें बंद करके आप ढूंढने निकलोगे, ये समझ लो। मतलब आप को पता नहीं है जाना कहाँ है, आपको पता नहीं पर्सन है कौन, तो ये ब्लाइंड सर्च ही तो हुई, है ना। तो अब ये सर्च का जो नाम रखा गया ये है जनरल सर्च, इसको बोलते हैं जनरल सर्च। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो सर्च हैं, इनको बोला जाता है पर्टिकुलर सर्च। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सर्च, दिस इज कॉल्ड जनरल सर्च। मतलब दो तरीके के क्या हो सकती है, सर्च हो सकती है, एक तो जनरल और दूसरा पर्टिकुलर हो सकती है। चलिए इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, ये बात पर्टिकुलर सर्च के बारे में बात करता है कि आपको पता है स्पेसिफिक प्लेस पे ये डॉक्यूमेंट है, ये थिंग्स है, तब क्या करेंगे, सर्च वारंट आया और उस पर खोजबीन चालू कर देंगे, तो ये सबसेक्शन 2। लेकिन इसका सब सबसेक्शन 3 बात करता है, ये बात करता है कि यदि कोई पोस्टल अथॉरिटी है, कोई पार्सल अथॉरिटी है, कोई टेलीग्राम अथॉरिटी है, अगर उसकी कस्टडी में वो पार्सल है, डॉक्यूमेंट है, कोई थिंग्स है, तब वो सर्च वारंट जारी करने की अधिकारिता सिर्फ और सिर्फ डीएम और सीजेएम को होगी, उसके अधीनस्थ सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को सर्च वारंट जारी करने की अधिकारिता नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड प्रीकॉशन, और ये आया है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं बात को कि इन लोगों को क्या होगी, उसकी अधिकारिता होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए इसके आगे बात करते हैं जो रेमेडीज है। रेमेडीज है, यदि किसी को फंसाने के लिए भी क्या किया जाता है, सर्च वारंट जारी किया जाता है। मान के चलो सर्च वारंट किसी गलत नाम से आ गया है और उसके घर में घुस के जबरदस्ती सर्च कर रहे हैं, जबरदस्त जबरन की सर्च जिसको बोला जाता है, हमारे पास सर्च वारंट है, जबकि वो वारंट कैसा है, इलीगल है, ठीक है। तब क्योंकि अदर पर्सन का भी नाम है, पुलिस ऑफिसर का भी नाम है, तब क्या होगा, रेमेडीज के तौर पे 226 के तहत आप क्या कर सकते हो, रिट जारी कर सकते हो हाई कोर्ट में। क्या जारी करोगे कि मुझे जो थिंग्स और डॉक्यूमेंट हमारे घर से ले गए हैं वो इलीगल सर्च वारंट था, मैं इतनी परेशानी हुई, उनको अधिकारता नहीं थी वो डॉक्यूमेंट या थिंग्स लेने की, तब मुझे वो वापस की जाए। दूसरा जो है सेटिसाइड कराने का ऑर्डर दे सकते हो, सर्च वारंट कराने, सर्च वारंट जारी किया उसको सेटिसाइड, रद्द कराओ, कैंसिल कराओ, ठीक है। तो वो रिवीजन की जो पावर होती है वो 401 के तहत, सेक्शन सीआरपीसी 401 के तहत क्या कर सकते हैं, उसको सेटिसाइड करा सकते हैं बाय रिवीजन। चलिए अब एक केस है, इसका एक केस है एमपी शर्मा का केस है, ये यहाँ लिखा है एमपी शर्मा का केस। इसमें बोला गया है कि 20 के 3 का क्या है, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं करता, 19(1) का वायलेशन नहीं करता है, और इट इज नॉट एप्लीकेबल हस्बैंड वाइफ केस। मतलब हस्बैंड वाइफ, जैसे कि कोई हस्बैंड अक्यूज है, उसकी वाइफ से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए मांगते हैं, ये सब चीज़ें मतलब एप्लीकेबल नॉट हस्बैंड वाइफ केस। चलिए इसी के साथ हम हैं 94 जो कि बात करता है कि यदि डाउट है, संदेह है, क्या संदेह है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है और जो काउंटरफेट डॉक्यूमेंट है वो किसी ऐसे स्थान पे है, तब क्या करेंगे, तब उस प्लेस की सर्च करवाएंगे, ये 94 बोलता है। 94 जो है वो सर्च वारंट इशू किया। सर्च वारंट इशू कौन करता है, हु, डीएम, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये 94 में जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, काउंटरफेट डॉक्यूमेंट है, जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, उनके सर्च के लिए क्या करते हैं, सर्च वारंट इशू हुआ। अब हाउ, कैसे, कैसे हुआ, अब कौन कैसे होगा, अगर उसको क्या मिलती है, इत्तला मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंक्वायरी के पश्चात, जांच के पश्चात उसको क्या होता है, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण होता है। क्या कारण, कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, वो ऐसे प्लेस पे हैं जिसके खिलाफ हमें सर्च वारंट जारी करना है, तो वो सर्च वारंट जारी कर देगा। अब सर्च कौन करेगा, किसी के सर्च वारंट जारी करेंगे तो हमने पुलिस ऑफिसर पढ़ा है, अदर पर्सन पढ़ा है, तो इसमें जो 94 में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो यूज की गई है कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का इंसान, कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए, एएसआई, एसआई, टीआई, है ना, तब ये क्या करेंगे, सर्च वारंट इनको मिलने पर ये क्या प्रोसीडिंग करेंगे, ये प्रोसीडिंग लिखी है। पहले तो उस स्थान में एंट्री लेंगे, प्रवेश करेंगे, दूसरा फिर ये सर्च करेंगे, तीसरी सीज्ड, जो डॉक्यूमेंट काउंटरफेट डॉक्यूमेंट है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, सीज करेंगे,
उसको क्या लेंगे, पोजीशन में लेंगे कन्वेयंस, ठीक है, टेक पोजीशन। यदि वह प्रॉपर्टी ऐसी है, वह बहुत ही कैसी है, भारी मात्रा में है, बहुत ही वजनदार है, तब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से उसको क्या किया जाएगा, उस प्लेस को सील बंद किया जाएगा, ठीक है, उसको निगरानी में रखा जाएगा, कस्टडी में लिया जाएगा उस प्लेस को ही, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, वह प्रॉपर्टी है। अरेस्ट उस पर्सन को या उसकी थिंग्स, काउंटरफेट डॉक्यूमेंट को, उसको क्या किया जाएगा, अरेस्ट करके बिफोर कोर्ट, मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाएगा, उसे अभिरक्षा में लिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को, और कोर्ट के समक्ष क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। इसके जो आर्टिकल की लिस्ट बनी है कि कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल होते हैं, तो बात करते हैं 97 इसलिए क्योंकि 97 जो 6 सर्कमस्टांसेस पढ़ रहे हैं हम लोग सर्च वारंट के, है ना, तो उसमें से ये है एक ये आता है। इसके बाद 98, बाकी हमें पूरी प्रोसीडिंग समझ में आ रही। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है किसी पर्सन को रॉन्गफुली क्या किया जाता है, कन्फाइंड किया जाता है, सदोष परिरोध किया जाता है, तब क्या होगा, तब एक 97 का एक नाम प्रकट होता है, वो नाम का नाम है मिनी हेबियस कॉर्पस, और जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार सुना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाना, तो उसकी छोटी वाली जो उंगली, जैसे अपनी छोटी वाली है, तो वो छोटी वाली उंगली के तौर पे ये यूज़ किया जाता है 97, जिसे बोला जाता है मिनी हेबियस कॉर्पस। चलिए बात करते हैं, क्या बोलता है कि डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी को रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू क्या है, बिलीव है कि उस पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन किया गया है, सदोष परिरोध किया गया है, तब वह इशू करेगा, इशू क्या करेगा, सर्च वारंट इशू करेगा, और सर्च वारंट इशू करेगा, और वह व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी पुलिस अधिकारी भी नहीं, एनी पर्सन वर्ड का यूज किया है, वह व्यक्ति जिसको निर्दिष्ट किया गया है, वह व्यक्ति सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद वह व्यक्ति अगर मिल जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल उसको क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ये पूरा 97 बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं हेबियस कॉर्पस एप्लीकेबल कब होगा, कब नहीं होगा। चलिए, जैसे कि एक लड़का है जिसको अडॉप्ट कर लेता है एक पिता, मतलब दत्तक पुत्र की कहानी सुनी है कि दत्तक पुत्र वाले, तो इसमें क्या हुआ, 2 पिता होते हैं, ये दत्तक फादर है और ये लड़का है। इस लड़के को ले जाते हैं अडॉप्ट करके, गार्जियन, एक फादर ले जाता है, उसका आप पिता ही मानेंगे उसको, क्योंकि अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टेड चाइल्ड है ये। तब उसका जो रियल फादर है वो आता है और इसकी कस्टडी से उसको हटा लेता है, ले जाता है। तब ये फादर है वो क्या करता है, आरोप लगाता है कि यह मेरे बेटे को क्या लेके गया है, ले गया है, और यह उसे रॉन्गफुली डिटेन किए हुए, सदोष परिरोध किए हुए। तब 97 नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 97 का मीनिंग ये निकलता है कि उसे रॉन्गफुली डिटेन किया गया है, जबरदस्ती उसको क्या किया गया है, अपने कब्जे में चारों तरफ से रखा गया है। लेकिन ये तो एक लड़का था और उसका रियल फादर ये था, और उसने अडॉप्ट तब किया था जब वह था नहीं, लेकिन जब यह आ गया है तो वह उसकी कस्टडी से उसको ले सकता है। इसलिए 97 नॉट एप्लीकेबल। आइए, जैसे कि एक मजिस्ट्रेट को जानकारी थी कि एक महिला है, वह अपने माँ के पास रह रही है बिना किसी दबाव के, तो इस चीज़ पे अगर संदेहास्पद नहीं किया जा सकता कि 97 एप्लीकेबल किया जाए, क्योंकि वह अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं रह रही, उसको ज्ञात है, और मजिस्ट्रेट को भी इस बात की जानकारी है कि वह महिला अपनी माँ के पास रह रही है, तो वह 97 का यूज़ नहीं कर सकती कि मुझे ज़बरदस्ती रखा हुआ है। जैसे पति पत्नी का एक केस आता है, पति, जैसे अगर पति है और उसकी पत्नी क्या है, माइनर है, पत्नी माइनर है और पति मेजर है, यदि उसको रखे हुए है, तब क्या होता है, जैसे कि पति द्वारा अपनी अवयस्क पत्नी की तलाशी वारंट जारी होता है कि वो बोलता है कि सर मेरी बेटी को वो रखे हुए है, और वो इस टाइप से, तो 97 नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये पत्नी अगर माइनर है तो पति को भी उसका क्या समझा जाता है, गार्जियन समझा जाता है, एज अ मदर, एज अ फादर, है ना। तो वो माँ बाप की तरह है, वो पति भी क्या है, उसका एक गार्जियन है। और जैसे माँ बाप अगर कहीं कस्टडी में कोई बच्चे रहते हैं, जैसे आप लोग हैं, हम हैं, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के खिलाफ भी अगर हो, अगर जैसे वो डांट भी देते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, तो ये क्या 97 रेट लगा दोगे क्या, तलाशी वारंट, हमें रॉन्गफुली डिटेन किए हुए हैं हमारे माँ बाप, नहीं,
नॉट एप्लीकेबल। बट एक केस है जो कि 361 362 के तहत, अपहरण, अबडक्टिंग, किडनैपिंग के तहत, बेचने के तहत, है ना, तो ये अगर ऑफेंस बनाता है तब 97 एप्लीकेबल हो सकता है पति पे भी। एक केस है हरिहर स्टेट वर्सेस यूपी का। हरिहर स्टेट वर्सेस यूपी में बोला गया कि हस्बैंड नॉट लायबल टू गिव सिक्योरिटी। अब जैसे कि हस्बैंड है और उसकी पत्नी माइनर है, यदि वह माइनर डिमांड करती है, किसी भी चीज़ की डिमांड करती है, तब क्या होता है, तब इस चीज़ का अगर वो डिमांड पूरी ना कर पाए तब इसका ये मतलब नहीं है कि वो पत्नी को रॉन्गफुली डिटेन रखे हैं, पत्नी को रॉन्गफुली डिटेन नहीं रखे हैं, इसलिए 97 नॉट एप्लीकेबल। हो सकता है वो ना उसकी आवश्यकताएं पूरी कर पाए और पत्नी की आवश्यकताएं अधिक ज़्यादा हो, तब ये रॉन्गफुली डिटेन की मीनिंग में नहीं आ सकता 97 नॉट एप्लीकेबल। ये हमारा था 97 सेक्शन। और 98 अबडक्टिंग फीमेल के बारे में बात करता है कि कोई भी अबडक्टिंग फीमेल है कि उसको अबडक्ट कर लिया गया है फीमेल के लिए, तब मजिस्ट्रेट क्या दे सकता है, शपथ पर अगर कोई परिवाद दायर किया जाता है, कंप्लेंट ऑन ओथ की जाती है, तब मजिस्ट्रेट उसे तुरंत छोड़ने का क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है। तो ये हमारा 98 था। 98 में ऐसी कुछ जानकारी पढ़ने वाली नहीं थी कि 98 के संदर्भ में क्या था। 98 में भी बस वही ऑर्डर कौन दे सकता है, डीएम दे सकते हैं, एसडीएम देते हैं और जेएमएफसी देते हैं। रीजन टू लीव होता है, शपथ पर परिवाद होता है, तुरंत छोड़ने का आदेश दिया जाता है। ये हमारा 98 था। 97 भी पढ़ लिया है, 94 में भी हमने पढ़ लिया है, 93 भी पढ़ लिया है। तो ये 6 सर्कमस्टेंसेस हमारे हो गए हैं क्लियर और तलाशी वारंट हमारा हो गया कंप्लीट। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो हमारा जो ऑफिस है भंवरकुआ है पे है, भोलाराम उस्ताद मार्ग के सामने है, तो हमसे संपर्क करें। अधिक से अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।